Dear students, in the last lecture series, I have done concept and classification of taxes, features, merits and demerits of different taxes. Today, I will be doing very important topic of public finance, that is incidence of taxation. टैक्सेशन के संबंध में इंसिडेंस के अध्ययन का एक विशेष महत्व होता है। आज के इस आधुनिक युग में सरकार का उद्देश्य करों की सहायता से केवल अधिक से अधिक धन की उगाही करना एकमात्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसकी सहायता से समाज में आय तथा धन की असमानताओं को कम करने का भी प्रयास किया जाता है। यह समाज में आय एवं धन की समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही सरकार अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य को भी प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। अतः टैक्स लगाते समय केवल सरकार का यही उद्देश्य नहीं होता है कि वह धन की अर्जित करे, बल्कि वह यह भी देखती है कि कर कौन चुकाता है, बल्कि सरकार इसके साथ यह भी देखती है कि अंतिम रूप से कर का भार किस पर पड़ता है, जिसे हम इंसिडेंस कहते हैं। अब यहाँ इंसिडेंस है क्या, या हिंदी में इसको कहते हैं कराघात या करभार। इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स रिफर्स टू द मनी बर्डन ऑफ ए टैक्स ऑन द पर्सन हु अल्टीमेटली बियर्स इट। इंसिडेंस का संबंध इस समस्या से है कि वास्तव में कर कौन भुगतान करता है, या कर का दायित्व किसके ऊपर पड़ता है, या कर किसके पॉकेट से निकल के जाता है। इसी को डाल्टन ने कहा है, इंसिडेंस इज अपॉन दोज हु बियर द डायरेक्ट मनी बर्डन ऑफ द टैक्स। इसी को कुछ उसी वैसे ही लैंग्वेज में दूसरे अर्थशास्त्री हैं सेलिगमैन, उसने कहा है, इंसिडेंस इज द सेटलमेंट ऑफ द टैक्स बर्डन ऑन द अल्टीमेट टैक्स पेयर। यहाँ पे ये दो वर्ड है, अल्टीमेट या फाइनल। तो इंसिडेंस इज रिलेटेड विद द लास्ट पॉइंट ऑफ द टैक्सेशन। और उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट द मैन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट इन द फर्स्ट इंस्टांस बीइंग द इम्पैक्ट। फर्स्ट इम्पोजिशन के टाइम में जो टैक्स का बर्डन फील होता है, या जो फर्स्ट पॉइंट पे उसको पे करता है, उसे हम इम्पैक्ट कहते हैं। इस प्रकार इंसिडेंस और इम्पैक्ट में हम अंतर बताने के लिए इसको लिख करके ऐसे बताया जा सकता है। इम्पैक्ट इज नथिंग बट इनिशियल, प्रारंभिक भार, इनिशियल बर्डन। इम्पैक्ट को इनिशियल बर्डन कहा जाता है और इंसिडेंस को फाइनल बर्डन कहा जाता है। इंसिडेंस इज फेल्ट एट द टाइम ऑफ या एट द पॉइंट ऑफ इम्पोजिशन। जिसका आभास कर लगाते समय होता है। और इंसिडेंस इज फेल्ट एट द पॉइंट ऑफ सेटलमेंट। तीसरा, फेल्ट बाय द पर्सन फ्रॉम whom टैक्स इज कलेक्टेड। और इसके संदर्भ में कहा जाएगा, फेल्ट बाय द पर्सन who ultimately bears the burden। इसके संदर्भ में चौथी बात यह कह सकते हैं, इट कैन बी शिफ्टेड।
और इसके बारे में कहा जाता है कैन नॉट बी शिफ्टेड। तो पहली चीज यह है कि इनिशियल बर्डन है, प्रारंभिक भार है, यह अंतिम भार है। फेल एट द टाइम ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, इसका आभास कर लगाते समय होता है। फेल एट द टाइम एट द पॉइंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द टैक्स, इसका भार अंतिम रूप से भुगतान करने के समय होता है। फेल बाय द पर्सन फ्रॉम whom द टैक्स इज कलेक्टेड, सरकार जिस पे लगाती है, जैसे एक्साइज ड्यूटी है सरकार प्रोड्यूसर पे लगाती है, तो प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्शन करेगा उसका भुगतान प्रोड्यूसर सरकार को कर देगी। और फेल्ड बाय द पर्सन वो अल्टीमेटली बियर द बर्डन, और लास्ट में जो टैक्स का पैसा जिसके पॉकेट से, जिसके जेब से जाता है, वो इंसिडेंस कहलाता है। इम्पैक्ट कैन बी शिफ्टेड पर इंसिडेंस कैन नॉट बी शिफ्टेड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फैक्टर्स डिटर्मिनिंग टैक्सेस, या डिटर्मिनिंग फैक्टर्स डिटर्मिनिंग the incidence that is perfect competition, डाल्टन का कहना है कि इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी का एक पार्ट है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तो जब सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है तो उसके संदर्भ में कहा जाता है, या ये प्रिंसिपल है कि बर्डन ऑफ दिस इनडायरेक्ट टैक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स इन द रेशियो ऑफ elasticity of supply and elasticity of demand. elasticity of supply कर भार के बायर्स के लिए बताएगा, और elasticity of demand कर भार को सेलर्स के लिए बताएगा। ये उल्टा दिखता है लेकिन सही है। ये इंसिडेंस ऑन कंज्यूमर या बायर एंड elasticity of demand मीन्स इंसिडेंस ऑन सेलर और प्रोड्यूसर। जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी सप्लाई की होगी उतना ज़्यादा टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी डिमांड की होगी उतना ज़्यादा टैक्स का बर्डन प्रोड्यूसर पे पड़ेगा। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को या इस रेशियो को हम प्रूफ करके बता सकते हैं, जो ग्राफ की सहायता से हम इसे आसानी से दर्शा सकते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी डिटरमिन्स द प्राइस। यहाँ पे सप्लाई कर्व SS और डिमांड कर्व DD, यहाँ पे y एक्सिस पे टैक्स होगा, प्राइस होगा और क्वांटिटी होगी। x एक्सिस पे इट इज क्वांटिटी। x एंड P सपोज कर लीजिए A है। दिस इज द बिफोर टैक्स पोजीशन। A इज इक्विलिब्रियम पॉइंट बिफोर टैक्स पोजीशन बिकॉज डिमांड कर्व DD and supply curve SS intersect each other at this point. So OP or equal to AX is nothing but equilibrium price. OP or AX is equilibrium price and OX is equilibrium quantity. This is the before tax position. When government imposes a tax, supply curve shifts leftward to suppose S1 and difference between these two supply curve is nothing but the tax amount which the government wants to receive from taxes. Now after the imposition of the tax, supply curve shifts to leftward and new equilibrium point is established at T, where the price increases from P to P1 on quantity comes down from X to X1। सपोज कर लीजिए ये R है, ये पॉइंट, और ये E है। आफ्टर टैक्स पोजीशन यहाँ पे क्या समझ में आती है? आफ्टर टैक्स इक्विलिब्रियम पॉइंट इज T, इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP1
या Tx1 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OX1। टैक्स लगने के बाद हम देख रहे हैं कि प्राइस पहले के मुकाबले में इंक्रीज इन प्राइस इक्वल टू P1 और OP1 माइनस OP, दिस इज EPP1। दिस PP1 इक्वल टू नथिंग बट TR। जो जितना प्राइस PP1 इज नथिंग बट TR, जितना प्राइस बढ़ गया वो प्राइस कौन देगा? कंज्यूमर है वो देगा। इसका मतलब TR जो है ना वो कंज्यूमर पे इंसिडेंस पड़ेगा। और ये टैक्स का अमाउंट जो है ना, टोटल टैक्स अमाउंट which the government wants to receive from the producer, tax amount is TE। तो TE का एक पार्ट जो है TR है, उतना प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब TR के बराबर कंज्यूमर देगा। और जो TE है, सॉरी RE है, इतना टैक्स का अमाउंट एक प्रोड्यूसर अपने पॉकेट से देगा, इसलिए कि वो प्राइस को सिर्फ TR के बराबर बढ़ाने में संभव हो कर सका है अपने आप को, या अपने आप को उस लायक नहीं बना सका है कि जितना टैक्स लगाया है सरकार ने उतना बढ़ा दे। तो सिर्फ एक पार्ट इसका बढ़ा है TR, तो बाकी जो दूसरा पार्ट है वो प्रॉफिट मार्जिन कम कर देगा प्रोड्यूसर को। तो एक्चुअली वास्तव में प्रोड्यूसर को कीमत इतने के बराबर मिलेगी। तो RE इज नथिंग बट इंसिडेंस ऑन प्रोड्यूसर। तो टोटल गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलने वाला है TR फ्रॉम द कंज्यूमर एंड RE फ्रॉम द प्रोड्यूसर। सो दिस इज इंसिडेंस ऑन कंज्यूमर, दिस इज इंसिडेंस ऑन प्रोड्यूसर, जिसे यहाँ पे हमने इस रेशियो में हमने बताया था इंसिडेंस ऑन कंज्यूमर, इंसिडेंस ऑन प्रोड्यूसर या सेलर। इसी को अब हम प्रूफ करके बताएंगे कि TR किस तरह कंज्यूमर पे इंसिडेंस हो गया, RE किस तरह प्रोड्यूसर पे इंसिडेंस हो गया। अभी हमने पीछे बताया कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इन द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो पीछे ग्राफ बनाया हमने उसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि यहाँ पे समझने में आपको आसानी होगी, देखने में आसानी होगी। SS DT P1 S1 X1 A T R and A and this is P1। अब ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में चेंज इतना हुआ, X1 इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इज OX। तो अगर हम उसको OX से डिवाइड करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस इज PP1 या TR, तो हम इसको PP1 नहीं लेके TR लेंगे। ओरिजिनल प्राइस इज OP1 या AX, तो हम इसको यहाँ पे अगर हम AX लेते हैं तो इस तरह लिखेंगे। फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं X1, दिस इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा AX डिवाइडेड बाय TR। दिस रिप्रेजेंट्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला वही होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मीन्स क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चूंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बोथ डिमांड एंड सप्लाई विल बी इक्वल। तो O X1 चेंज इन
quantity supplied divided by OX, original quantity multiplied by 100 is percentage change in quantity supplied. Similarly, अब हमको परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, तो प्रोड्यूसर के लिए प्राइस में परिवर्तन ER कहलाएगा और ओरिजिनल प्राइस तो जो पहले थी वही हो जाएगी। इसलिए कि गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो ओरिजिनल मार्केट प्राइस P था, अब गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसका एक हिस्सा प्रोड्यूसर ER के बराबर हमको ये प्रूव करना है देता है। इसका मतलब इतनी प्राइस में से कटेल हो गया, तो जो प्रोड्यूसर को प्राइस मिलेगी वो ER चेंज हो जाएगा और ओरिजिनल प्राइस X हो जाएगा। अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू X1 डिवाइडेड बाई OX इंटू AX डिवाइडेड बाई ER। thus elasticity of supply divided by elasticity of demand, तो elasticity of supply हो जाएगा X1 डिवाइडेड बाई OX इंटू AX डिवाइडेड बाई ER, जो हमने यहाँ किया है। अब elasticity of demand हम यहाँ से ले लेंगे, इस पोर्शन से, डिवाइडेड बाई elasticity of demand, तो ये हो जाएगा X1 डिवाइडेड बाई OX इंटू AX डिवाइडेड बाई TR। अब ये X1 डिवाइडेड बाई OX, X1 डिवाइडेड बाई OX कट जाएगा। अब ये बराबर आपका बच जाएगा AX डिवाइडेड बाई ER, यहाँ से हमने ले लिया, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये TR हो जाएगा और नीचे AX आ जाएगा, ये वाला हिस्सा। अब ये AX से AX हम कैंसिल कर देंगे, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा TR डिवाइडेड बाई ER। अभी हमने आपको फिगर में बताया कि TR जो है ना कंज्यूमर को देना पड़ता है, या टैक्स लगने के बाद टैक्स की कुल मात्रा में से इतना जो है ना प्रोड्यूसर कंज्यूमर पे डाल देता है, या प्राइस इंक्रीज करने में संभव हो जाता है। और जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दिस रिलेट्स टू द TR विच इज इंक्रीज इन प्राइस फॉर द कंज्यूमर, और उसको हम कहेंगे इंसिडेंस ऑन कंज्यूमर and this is incidence on producer. Thus this proves that incidence of tax, that is indirect tax, is distributed between buyers and sellers in the ratio of elasticity of supply and elasticity of demand. How this is distributed, this can be proved. हमने यहाँ पे आपको ग्राफ से बताया, यहाँ थोड़ा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अल्टीमेटली इसको डिराइव करने के बाद हम लोग यहाँ पढ़ाए हैं, जैसे TR डिवाइडेड बाई ER, और TR डिवाइडेड बाई ER रिलेट्स दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नोमिनेटर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिनोमिनेटर है। दिस रिप्रेजेंट्स इंसिडेंस ऑफ टैक्स अपॉन कंज्यूमर एंड दिस रिप्रेजेंट्स इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन प्रोड्यूसर। थैंक यू।